विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संसद में संसदीय प्रक्रिया। वास्तव में भारत में आज़ादी के बाद से ही संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है, लोकसभा में अपना बहुमत हर हाल में स्थापित करना चाहती है, क्योंकि निम्न सदन में जब सरकार बहुमत खो देती है तो उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, संसद में जो विपक्ष होता है वह तरह तरह के विधेयक लाकर, तरह तरह के सवाल पूछकर सरकार को घेर कर एक तरह से सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के तहत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब संसद अधिवेशन में चल रहा होता है उस स्थिति में संसद में कौन कौन सी कार्यवाही होती है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, गैर तारांकित प्रश्न क्या होता है। इन्हीं तरह के सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करें प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल का जो समय अवधि होता है दोस्तों, सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक प्रश्नकाल की समय अवधि होती है। इस प्रश्नकाल के अंतर्गत संसदीय नियम के तहत रहते हुए सांसद प्रश्न करते हैं। किससे? मंत्रियों से। संसदीय नियम से सांसद के प्रश्न का जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है। मतलब जो सांसद होते हैं उनके जो सवाल होते हैं वो संसदीय नियम के तहत सवाल पूछे जाते हैं और मंत्रियों द्वारा जवाब दिया जाता है। दोस्तों, कुछ प्रश्न तारांकित पूछे जाते हैं, कुछ गैर तारांकित होते हैं और कुछ अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिस पर तारांक लगा होता है और इसका उत्तर जो संसद सदस्य होते हैं इसका उत्तर मौखिक रूप से मांग करते हैं। और तारांकित प्रश्न में दोस्तों पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। और गैर तारांकित प्रश्न की बात करें तो जिसका उत्तर लिखित रूप में, दोस्तों तारांकित प्रश्न में मौखिक रूप में आंसर मिलता है और गैर तारांकित में इसका उत्तर लिखित रूप में मिलता है। और जो लिखित रूप में मिलता है तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। अब अल्प सूचना के प्रश्न की बात करें तो वैसे क्वेश्चन या वैसे प्रश्न जिनका आंसर सदस्य लिखित चाहता हो, वैसे सवाल जिनका उत्तर सदस्य लिखित में चाहता हो और जो लिखित में होता है उसका पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। जैसे आपने यहाँ देखा गैर तारांकित प्रश्न में लिखित प्रश्न था, यहाँ भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से आप तथ्यों को बेहतरीन ढंग से दोस्तों समझ सकते हैं। अब आधे घंटे की चर्चा अगर देखें तो सवाल पूछ लेता है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो आधे घंटे की जो चर्चा चलती है वह किस किस दिन चलती है। तो दोस्तों, आधे घंटे की जो चर्चा होती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, एक एक दिन के अंतर पे आधे आधे घंटे की चर्चा होती है। सोमवार को होता है, मंगलवार को नहीं होता है। सोमवार को होता है, मंगलवार को नहीं होता है, बुधवार को होता है, बुध के बाद बृहस्पति को नहीं होता है, शुक्रवार को होता है। तो दोस्तों, सोमवार को आप याद करके एक एक दिन का अंतर कर देंगे तो आप आधे घंटे की चर्चा को याद कर सकेंगे और पूरे जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और आधे घंटे की जो चर्चा का समय होता है वह सायं 5 बजे से 5:30 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आधे घंटे की चर्चा होती है। दोस्तों, शून्यकाल के बारे में पूछा जाता है
कि यह क्या शून्यकाल का जो समयावधि है वह क्या है, प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्नकाल के ठीक बाद और लंच के पहले का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। इसकी समयावधि 12 बजे से लेके 1 बजे के मध्य होती है। शून्यकाल जिसे 0 आवर भी कहा जाता है दोस्तों, इसकी समयावधि 12 बजे से लेके 1 बजे तक होती है। यह भारतीय पत्रकारों की देन है। जी हाँ दोस्तों, शून्यकाल किसकी देन है, भारतीय पत्रकारों की, भारतीय पत्रकारों की देन है। और सवाल यह भी पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में, भारत के संसदीय शासन प्रणाली में शून्यकाल का विकास भारत ने स्वयं किया है, भारत ने स्वयं किया है, इसे किसी देश से कॉपी नहीं किया गया है। दोस्तों, आकस्मिक निधि की बार बार चर्चा आ जा रही है, तो आकस्मिक निधि के बारे में देख लें। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। 266 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के पास रखी गई यह एक अग्रिम धनराशि होती है, राष्ट्रपति के पास रखी गई अग्रिम धनराशि होती है। विनियोग विधेयक पारित न होने, विनियोग विधेयक पारित न होने पर सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाल सकती है। जो आकस्मिक निधि है यह कब निकाला जाता है, जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाती है। उस दशा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सरकार यहाँ से धन निकाल सकती है और बाद में यहाँ उतना ही धन डालना भी होता है। तो दोस्तों, आकस्मिक निधि की बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि का प्रावधान पहली बार 1950 में किया गया था। आकस्मिक निधि का प्रावधान कब किया गया था, सन 1950 में। दोस्तों, अब कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो विपक्ष सरकार के विरुद्ध लाती है और विपक्ष की कोशिश होती है कि वह सरकार को ध्वस्त कर दे, सरकार को सत्ता से बाहर कर दे। जैसे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगभग 50 सदस्यों के पूर्ण हस्ताक्षर से लाया जाता है और यह सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से विपक्ष के नेता द्वारा सरकार में अविश्वास प्रकट करने के लिए लाया जाता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दोस्तों सरकार को तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की दशा में सरकार अपने पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ जाती है। सर्वाधिक अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के समय सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, निंदा प्रस्ताव की बात करें तो यह भी 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से विपक्ष के नेता द्वारा सरकार की किसी नीति के निंदा के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है, लाया जाता है और जब यह पारित हो जाता है तो भी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव के पारित होने पे सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो, दोनों कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। जब लोकसभा में उसका बहुमत समाप्त हो जाएगा तो सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? यह संसदीय कार्यवाही के समय किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे की ओर ध्यान
आकर्षित कराने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसे मुद्दे पे अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे हों उन्हीं ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव क्या है? यह संसदीय कार्यवाही को मध्य में ही रोककर, संसदीय कार्यवाही को बीच में ही रोककर जब किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराने की बात होती है तो दोस्तों इसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है? दोस्तों संसदीय कार्यवाही जब चल रही होती है तो उस संसदीय कार्यवाही को स्थगित करके किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा कराना ही क्या है? कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य को स्थगित करके किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे संसद में चर्चा कराना ही कार्य स्थगन प्रस्ताव है। दोस्तों नियम 370 और नियम 184 बहुत चर्चा में रहता है, तो आइए देखते हैं। नियम 377 कहता है किसी अविलंबनीय और लोक महत्व का जो मुद्दा, किसी अविलंबनीय और लोक महत्व का मुद्दा जो उपरोक्त प्रस्ताव में नहीं, जो उपर्युक्त प्रस्ताव में नहीं आता है, वह अनुच्छेद 377 के तहत आता है और इसी के तहत चर्चा होती है और उस पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। दोस्तों नियम 184। नियम 184 क्या है? इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ मतदान, चर्चा के साथ साथ मतदान का प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा के साथ साथ मतदान का प्रस्ताव पारित किया जाता है और अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे जब संसदीय कार्यवाही चल रही होती है उस समय विपक्ष बार बार इस बात पर जोर देती है कि किसी मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा कराई जाए। नियम 184 के तहत जब कोई विषय किसी मुद्दे पे चर्चा होती है तो चर्चा होने के साथ साथ भी मतदान होता है, तो उस दशा में सरकार के लिए एक भारी मुश्किल, एक भारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इसी मुद्दे से बचने के लिए सरकार नियम 184 के तहत संसदीय कार्यवाही से बचने का प्रयास करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ संसदीय कार्यवाही का ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा और चलते चलते इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं यह लेक्चर आपको कैसा लगा।